रात के 12 बज रहे थे। अम्मा की खांसी का दौरा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खांसी के धसके बहू बेटे के बगल वाले कमरे तक दस्तक दे रहे थे। उफ, माँ जी ना खुद सोती हैं और ना ही सोने देती हैं। बहू अलका भुनभुनाई, कानों में तकिया दबाओ और सो जाओ, और भगवान के लिए मुझे भी सोने दो। पति राजेश ने झुंझलाते हुए कहा। तकिए और कान की जुगलबंदी तो अलबत्ता नहीं हुई, पर दिल में दबे गुबार की रागनी सप्तम स्वर में अवश्य बजने लगी। खांसी क्या, अगर बाहर ढोल भी बजे तो तुम्हारे खुर्राटे में फर्क पड़ने से रहा, पर मुझसे आरी चलने जैसी ये खांसी बर्दाश्त नहीं होती। सुबह जल्दी मैं उठूं, बच्चों का नाश्ता मैं बनाऊं, तुम्हारा टिफ़िन मैं तैयार करूं, भागते दौड़ते बस पकड़कर ऑफिस में जाऊं, वहां बॉस और ऑफिस की टेंशन मैं झेलूं, ले दे के बचा रात का सुकून तो वो तुम्हारी अम्मा जी की खांसी। नसीब ही नहीं होता, ये खांसी अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। तो तुम क्या चाहती हो, अम्मा के मुंह में तौलिया ठूस दूं? पति राजेश ने दबी जबान में तल्खी से कहा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन इसका कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। गुस्से का पारा थोड़ा ढलान पर था। डॉक्टर, हकीम, वैद्य सबको तो आजमा लिया, इस पर भी खांसी नहीं रुकती तो मैं क्या करूं? बगल वाले कमरे से वार्ता की झंकार बाहर अम्मा सावित्री के कमरे तक आ रही थी। अम्मा को भी पता था कि बहू बेटे के कमरे की बात की वजह वही है। वो अपराधी भाव से खांसी के धसकों को दबाने का भरपूर प्रयास करती हैं, लेकिन वो भी क्या करें। खैर, खून खांसी खुशी क्या किसी के रोके रुकती है। अम्मा धीरे से उठती हैं। दवा के डिब्बे से मुलेठी ढूंढने के प्रयास में मेज़ पर रखा गिलास गिर जाता है। रात के सन्नाटों में गिलास गिरने की झनझनाहट बम के गोले सी गूंज उठती है। बगल के कमरे में अब तक फूट रहे तड़तिया छोटे पटाखे के मध्य गिलास गिरने की झंझनाहट ने सुतली बम का सा धमाका कर दिया। निष्कर्ष अलका तकिए सहित ड्राइंग रूम के सोफे पर सोई और पति राजेश अकेला पलंग पर खांसी को कोसता सोने के प्रयास में। इस घर के बम धमाकों के एपिसोड से अनजान सूर्य भगवान अपने नियत समय पर दस्तक दे देते हैं। उठापटक चिल्लापों के मध्य दोनों बच्चे सूखी ब्रेड के टिफ़िन के साथ स्कूल धकिया दिए जाते हैं। अलका माथे पर पट्टी बांधे ऑफिस से छुट्टी पर है। ऑफिस कैंटीन से कुछ खा लेने के आदेश के साथ राजेश बिना टिफ़िन के विदा हो चुके हैं। अम्मा घर के टेलीविज़न पर चल रहे एपिसोड में अपनी भूमिका से पूर्णतः अवगत दिखावे की माला जप रही हैं। घर के मौसम की हवाएं बता रही हैं कि आज कुछ न कुछ तो होना है, और हुआ भी। शाम की चाय पर गोल मेज सम्मेलन हुआ। सम्मेलन वार्ता में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि अम्मा को ओल्ड एज होम में भर्ती करा दिया जाए। इस निर्णय में कुछ समस्याएं संभावित थीं, जैसे क्या अम्मा आसानी से ओल्ड एज होम जाने में राज़ी हो जाएंगी। दूसरी समस्या कि अम्मा के जाने पर घर पर उनकी अनुपस्थिति को कैसे आसपास मोहल्ले में न्यायोचित ठहराया जाएगा। इस पर निर्णय लिया कि समयानुकूल समस्या पर मंथन करा जाएगा। समस्या नंबर 1 को ही हल करना भारी पड़ रहा था। अम्मा ने ओल्ड एज होम में जाने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मकान उनके पति ने बनवाया है, अतः मकान उनका है। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो खुद जा सकता है, वो क्यों जाए। बहू अलका ने जबान में अतिरिक्त मिठास घोलते हुए कहा। अम्मा जी, इस घर परिवार की मालकिन तो आप ही हैं। हम कोई आपको हमेशा के लिए ओल्ड एज होम जाने के लिए नहीं कह रहे। हमारी नौकरी की मजबूरी के कारण हमें 1 महीने को चुनाव ड्यूटी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। हमें आपकी फिक्र बनी रहेगी, इस कारण आपको अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकते।
सुविधा युक्त होम है, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है। इसके बाद हम आपको वापस ले आएंगे। बहू की मीठी चुपड़ी बातों से अम्मा पूर्णतः आश्वस्त तो नहीं हुई, लेकिन बेटे की मनुहार और कस्मों से पिघल गईं। मन में सोचा कि चलो 1 महीने की तो बात है, लेकिन अम्मा भूल गईं कि यह श्रवण कुमार वाला युग नहीं है जहां श्रवण कुमार कंधों पर माँ बाप को ढो रहा था। यहाँ तो माँ की खांसी की श्रवण कुमार को भारी पड़ रही है और फिर पत्नी की इच्छा के आगे तो आधुनिक श्रवण कुमार वैसे ही एक टांग पर था थैया कर रहे हैं। जो भी हो, अम्मा जाने को राजी हो गईं। सेवाश्रम धाम नाम के ओल्ड एज होम से डील कर ली गई। अम्मा की जाने की तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो गईं। यहाँ जोर शोर कहना शायद अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि एक बुढ़िया का सामान ही क्या, एक अटैची देसी अंग्रेजी दवाओं का डिब्बा, रामायण का गुटका, गुड़ चूरन और खरबूजे के बीज, साथ में उन्हें छीलने की चिमटी लिए अम्मा चली गईं। अम्मा घर से क्या गईं, घर भाएं भाएं सा करने लगा। विचित्र बात तो यह थी कि नींद का व्यवधान बनी खांसी का शोर नहीं था, लेकिन फिर भी बेटा बहू रात भर करवटें बदलते रहे। नींद कोसों दूर थी। सच है कि हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, पर खुद का अपराध बोध सदैव कचोटता है। सबसे पहले काम वाली बाई ने तहकीकात के अंदाज से पूछा, आज अम्मा नज़र नहीं आ रही, कहीं गई हैं क्या? हाँ, अपने भाई के यहाँ मुरादाबाद गई हैं, अलका ने संक्षिप्त में उत्तर दिया। बाई की उत्सुकता इस उत्तर से शांत नहीं हुई। पहले तो कभी अम्मा ने अपने भाई का जिक्र नहीं किया और फिर अचानक कैसे जाना हो गया। तो क्या वो तेरे से इजाज़त लेके जाती और फिर क्या हर बात तुझे बतलाई जाएगी? देख, वहाँ कोना छूट गया। अम्मा को छोड़ और ध्यान से पोछा लगा। अलका ने तल्खी से कहा। अम्मा के अचानक चले जाने से संबंधित घटना की यह पहली तहकीकात थी जो घर की बाई से शुरू हुई थी। घर की बाई को किसी खबर के लगने का अर्थ 10 घरों तक खबर का पहुंचना होता है। अम्मा के यूं अचानक चुपचाप चले जाने की खबर के पांव लग गए थे। 1 महीना गुजर जाने पर भी अम्मा के नहीं लौटने पर मिलने जुलने वालों के मन में शंका होने लगी। बातों का बतंगड़ बनना स्वाभाविक था। खबर में ट्विस्ट तब आया जब उस दिन बाई ने अलका से कहा, बीबी जी, पता है लोग अम्मा के बारे में क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि बेटा बहू मकान कब्जाने के लिए माँ को हरिद्वार के घाट पर छोड़ आए हैं। सुनकर अलका सन्न रह गई। अब उसे एहसास हुआ कि उसे आते जाते देखकर लोग क्यों उसे हिकारत की नज़र से देखते और फुसफुसाने लगते हैं। शाम की चाय पर पति पत्नी में चर्चा हुई तो राजेश ने भी स्वीकारा कि मोहल्ले वाले उसे देखकर मुँह सा बिचकाते हुए कन्नी काट कर निकल जाते हैं। एक तो माँ को चुपचाप ओल्ड एज होम में डालने की आत्मग्लानि, ऊपर से मोहल्ले में होने वाले सामाजिक बहिष्कार ने दोनों का मानसिक तनाव बढ़ा दिया था। ना दिन का चैन, ना रातों की नींद। माँ की खांसी इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितना यह मानसिक तनाव। जब यह तनाव बर्दाश्त के बाहर हो गया तो अलका ने राजेश से कहा, भगवान के लिए जाइए और अम्मा को घर वापस ले आइए। हमने जो इतने रुपए ओल्ड एज होम में जमा किए हैं वो तो वापस मिलने से रहे। राजेश ने शंका प्रकट की। रुपयों को मारो गोली, बस तुम अम्मा को ले आओ। अपने कलेजे के टुकड़ों औलाद के लिए जिस माँ ने ना कभी दिन देखा ना रात, वो मात्र एक फुटबॉल बन के रह गई थी। पहले ठोकर मारो, गोल चूक गया तो अपने पाले में वापस ले आओ। राजेश ओल्ड एज होम में पहुंच गया था। ऑफिस से माँ सावित्री के कमरे की खोज खबर लेने के बाद राजेश ने देखा फूलों की बगिया के बीच पड़ी बेंच पर बैठी माँ बीज छील रही थीं।
राजेश को अचानक सामने देखकर सावित्री जी चौंक गईं। मन में अनेक विचार कौंध गए। खुद को संयत करते हुए मुस्कुराकर सावित्री जी बोली, तो तुझे माँ की याद आ ही गई, बहू नहीं आई क्या? माँ घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सावित्री गंभीर हो गईं। उन्होंने उलाहना सा देते हुए कहा, मैं क्या काठ की गुड़िया हूँ जिसकी कोई इच्छा अनिच्छा ही ना हो? जब मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी तो मुझे भेजने का छल किया गया। अब जब मेरा मन यहाँ रम गया है तो वापस लेने आए हो। यहाँ सुख दुख बांटने वाली हम जोलियों से नाता जुड़ गया है। यहाँ योगा, मनोरंजन, सात्विक आहार, डॉक्टर आदि सब कुछ है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कान खोलकर सुन लो रज्जो, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी जहाँ मेरी खांसी तक से चिढ़ है, और अब तो मेरी खांसी भी बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन अम्मा, बच्चे अपनी दादी को याद करते हैं। राजेश ने शर्मिंदा होते हुए कहा, यह भावनात्मक लॉलीपॉप किसी और को देना रज्जो, मैं अब लौटने वाली नहीं। माँ को वापस ले जाने के समस्त दांव पेच फेल हो चुका था। इधर कुआं उधर खाई, माँ टस से मस नहीं हुई। निराश, दुखी, खुद से शर्मिंदा राजेश भारी कदमों से लौटने लगता है। हारे हुए जुआरी की भांति झुके कंधों से लौटते इंसान के कदम उस आवाज़ से थम जाते हैं जिस आवाज़ को अपने जन्म से सुनता और नकारता आ रहा था। ठहरो रज्जू, रुक जाओ। पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती। मेरा सामान उठाओ, हम वापस घर चल रहे हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।